कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रचना मिश्रा, आपकी आज की होस्ट। और आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो विषय वो है जो औरतें हमेशा से छिपाती आ रही हैं, आगे भी शायद छिपाती रहेंगी, और एज के साथ ये जो प्रॉब्लम है वो और भी अधिक बढ़ जाती हैं और फिर इसके लिए कॉन्शियसनेस नहीं रहती है। ऐसे स्थिति बिगड़ती जाती है, जब बहुत गंभीर समस्या हो जाती है तब फिर किसी स्त्री रोग चिकित्सक के पास में हमको जाना ही पड़ता। तो आज इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमने डॉक्टर रंजना सिंह को अपने यहाँ बुलाया है और वो इस बारे में बताएंगी कि कैसे हम वृद्ध महिलाओं को इन स्त्रियोचित रोगों से निपटना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा आपसे प्रश्न है कि औरतों की आर्थिक निर्भरता, स्वास्थ्य की अनदेखी, प्रेगनेंसी के दौरान जो जनरल वीकनेस हो जाती है, मैल न्यूट्रिशन, उसका उम्र के साथ क्या प्रभाव पड़ता है? थैंक्स रचना जी, आपने मुझे आज महिलाओं को अवेयर करने के इस प्रोग्राम में बुलाया और मुझे मौका मिला महिलाओं के साथ उनको जागरूक करने के लिए, उनकी स्वास्थ्य, फिज़िकल एंड मेंटल स्वास्थ्य के लिए जी, इम्प्रूवमेंट के लिए। देखिए, हमारे देश में तो 50% महिलाएं हैं और महिलाओं का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि अगर हमारी महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी हमारा घर परिवार और देश स्वस्थ रहेगा। और हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह से है, अगर उसको सही फ्यूल नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी और इस तरह से महिलाएं और समाज हर चीज़ कमज़ोर होता चला जाएगा। कई बार हम घर, काम, बच्चे और आर्थिक परिस्थिति की वजह से महिलाएं अपना ध्यान नहीं देती हैं अपने ऊपर। जी। तो उनको जागरूक करने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति सबसे पहले ऐसी होनी चाहिए कि वो कर सके। प्लस आज तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं, तरह के आयुष्मान कार्ड एंड बच्चा प्रेगनेंसी में फ्री डिलीवरी के लिए, फ्री चेकअप्स के लिए फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है। बहुत सारे हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 90% गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिल रहे हैं फ्री। तो उनको अवेयर करके, जागरूक करके उनको वहाँ जाना चाहिए, प्रॉपर चेकअप्स कराते रहना चाहिए, समय समय पर ब्लड टेस्ट होना चाहिए और मेडिकल चेकअप के साथ साथ उनको डाइट्स पे भी अपने बहुत ध्यान देना चाहिए, सो डैट कि वो अपने हेल्थ को ना इग्नोर करें। प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है, उसकी मैं चर्चा बाद में करूँगी। पहले बहुत सी महिलाएं आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की कमी से जूझ रही हैं। इसका असर सिर्फ उस वक्त ही नहीं होता है, बल्कि आगे चलकर जॉइंट पेन, ऑस्टियोपोरोसिस एंड क्रॉनिक वीकनेस और भी अन्य बीमारियां हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जी। तो हमें खाने में हरी सब्जियां, दाल, दूध, फल और ड्राई फ्रूट शामिल करना चाहिए। जी। प्रेगनेंसी के दौरान आयरन, कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप ज़रूरी है और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स में ब्लड टेस्ट और अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ से प्रॉपर चेकअप्स समय समय पर कराते रहना चाहिए जी। और उनकी सलाह और परामर्श के अनुसार ही चलना चाहिए। वृद्ध महिलाओं को आमतौर पर क्या प्रमुख समस्याएं, बेसिकली गायनोकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं? इन सब जो मेल न्यूट्रिशन से, प्रेगनेंसी के दौरान जो केयरलेसनेस हो जाती है, उसके बाद क्या क्या हो सकता है? सर्वप्रथम तो
अगर इसने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया है, यंग एज से ही नहीं लिया हुआ है, तो उसकी सबसे पहले तो ऑस्टियो बोन कमज़ोर हो जाएंगे, जिसको बाद में कितना भी आप सप्लीमेंट दो वो नहीं इम्प्रूव कर सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस और उसके बाद बैक एक एंड बहुत सारी बीमारियां उसके बाद उसकी वजह से हो जाती हैं। कॉमन प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे पहले PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। इसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, एक्नी और इनफर्टिलिटी मिडिल एज 40 तक हो सकता है। आफ्टर 45 प्री मेनोपॉजल एज में, मेनोपॉज शुरू होने से पहले मरीजों को फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस और ब्रेस्ट में भी लैम्प हो सकते हैं, वेजाइनल ईचिंग, इरिटेबिलिटी, ड्राइनेस ऑफ द वेजाइना एंड मेंटल हेल्थ भी बहुत वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। और किसी में बहुत हैवी ब्लीडिंग भी होता है, बट मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं, फिर उसको किसी तरह इमीडिएट किसी डॉक्टर से सलाह लेकर प्रॉपर चेकअप्स कराएं। तो अगर कोई वृद्ध महिला है जो कि मेनोपॉजल स्टेज पे आ गई है, तो उसको इसका मतलब कि अगर इस तरह की ब्लीडिंग हो रही है तो कुछ अंदर कोई गड़बड़ है जिसको दिखाना होगा। हाँ, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग, मेनोपॉजल का मतलब होता है तो जस्ट चेंज द फेज ऑफ द योर लाइफ। तो अगर 12 महीने तक कंजिक्यूटिव 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आता है, देन दिस इज कॉल्ड मेनोपॉजल। उसका मतलब मरीज का बंद हो गया। लेकिन अगर उसके पहले 2 साल 3 साल इरेगुलर ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, कई तरह के थोड़ी बहुत सिम्टम्स होते रहते हैं मरीज में, फिजिकल मेंटल चेंजेस भी बहुत सारे होते रहते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड पेरी मेनोपॉजल। तो उससे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसको हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, डर्टी डिस्चार्ज हो रहे हैं, ब्लड डिस्चार्ज हेवी हो रहा है, तो उसको इमीडिएट अपने आसपास किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। और रेगुलर चेकअप्स में आते हैं 45 to 40 ईयर्स के बाद हर साल में एक बार महिलाओं को मैमोग्राम कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए एंड पैप स्मेयर कराना चाहिए, ताकि हम उनका ब्रेस्ट कैंसर को रूल आउट कर सकें। सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है, उसको रूल आउट कर सकें, और अगर कुछ निकलता है तो फिर आगे बायोप्सी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पोस्ट मेनोपॉजल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे कैसे निपटा जाए? जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो जाते हैं उनसे प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या कि आप जब घर पे लोगों को बताते तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमको क्या हो रहा है, तो मेरे ख्याल में घर में भी लोगों को सेंसिटिव करना ज़रूरी है कि नहीं है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। घर वालों का सपोर्ट, घर वाले का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्चुअली ये मेनोपॉज इज़ कोई बीमारी नहीं है, कोई सिकनेस नहीं है, इट इज़ सिंपल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज इन योर बॉडी, जिसमें कि हार्मोन लेवल जो होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, 2 हार्मोन्स होते हैं जो हम लोग को रेगुलेट करते हैं बॉडी को। तो इसमें एस्ट्रोजन लेवल जो है लो होने लगता है शरीर के अंदर, और वो ग्रेजुअली लो होता है, सडन नहीं होता है कि अब आज कम हो गया और मेनोपॉज हो गया, इट टेक्स टाइम। तो इसका वैक्सिंग एंड वैनिंग टाइप होता है, जैसे पहले हार्मोन लेवल ऐसे रहता है, फिर धीरे धीरे ऐसे होता है। लाइफ का एक साइकिल में एकदम फिक्स है कि इतने ओवुलेशन होंगे। तो अगर किसी भी महिला का स्टार्ट हुआ है मेनार्की 10 साल में, आजकल बच्चों का स्टार्ट हो रहा है, 9 साल में स्टार्ट हो रहा है, तो ये बच्चे जल्दी बंद होगा, उनका मेनोपॉजल एज भी अर्ली आएगा। लेकिन पहले 14, 15, 16 तक आते थे, शुरुआत होती थी पीरियड्स की, तो उनका मेनोपॉजल रेट बहुत लेट होता था। तो इसलिए हम लोगों ने इसका रेंज रखा हुआ है आज के डेज में 45 to 55 इज़ द एवरेज ईयर ऑफ द टाइम ऑफ मेनोपॉज। इसके पहले थोड़ी बहुत जो परेशानियां हैं तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, अवेयर करके देखते रहिए, चेकअप कराते रहिए और उसको फॉलो करिए। लेकिन अगर ये परसिस्ट कर रहा है ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, तो उसको डॉक्टर के पास इमीडिएट जाना चाहिए। और पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में सबसे मेनोपॉजल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू चेंज जो लाइफ स्टाइल। जी, क्योंकि एक महिला जो है एकदम डिफरेंट लाइफ स्टाइल जी रही है अपने फैमिली में, परिवार में, हस्बैंड के साथ में, अभी उसको लाइफ स्टाइल चेंज करने का टाइम आ गया। अभी इसको इस न्यू फेज़ ऑफ दिस में जिसमें एंटर किया न्यू लाइफ में, बच्चे बड़े हो गए हैं, सब अपने अपनी जगह चले गए, हस्बैंड अपनी जगह हैं, तो इसमें क्या करना है कि उसको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना मस्ट है। जी। तो उसके अंदर उसको जो सबसे पहले हम सर से स्टार्ट करते हैं। जी। तो एस्ट्रोजन सिर्फ ओवरी से ही नहीं आता है, यहाँ भी एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में भी, तो वो भी कम होने लगते हैं, तो ब्रेन में भी चेंज आने शुरू होते हैं। तो उसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस मरीज को
बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी और अपना लोनलीनेस फील होता है, उस जी। समय हो भी जाता है समाज में, घर में, कि महिला अकेले है, काम कर रही थी, बिजी रहती थी बच्चों के साथ, अब बिजी नहीं रह नहीं है। पाती है, जी। हस्बैंड टाइम नहीं देते हैं, प्लस उसमें लॉस ऑफ लिबिडो होता है, ऑपोजिट से संभोग करने की इच्छा कम हो जाती जी। है बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस ऑफ द वेजाइना जी। एंड एवरीथिंग, एस्ट्रोजन की कमी से। तो एक लाइफ में एक दूसरे तरीके की लाइफ में आना होता है, तो उसको अब अपने हिसाब से सेल्फ जीना पड़ेगा जी। कि हमें कैसे जीना है। जी। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है कि हम सबको हार्मोन दे दें और उसको बस ठीक हो जाए, थोड़ी ऐसा अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट है, जी। सेकेंड इज़ एक्सरसाइज, जी। एंड थर्ड इज़ प्रॉपर स्लीप। स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर नींद नहीं आ रहा है, बहुत हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं और एसी में भी गर्मी लग रही है और उसमें ठंडक लग रही है ज़्यादा, तो उसको उसके लिए भी उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होता है, बट वो जब एकदम बर्दाश्त के बाहर हो तो जी। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डाइट चार्ट बनाना चाहिए, थायराइड का टेस्ट होना चाहिए, एंड सेकेंडली है उसका एक्सरसाइजेज में रोज़ हम घर का काम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज नहीं हुआ, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी रेगुलर, या तो वॉक करो या नी पाँव हाथ पाँव सर से सबका कुछ ना कुछ करो, योग करें, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एंड मेन इज़ द एरोबिक एक्सरसाइज। ये तो 5 मिनट्स 10 मिनट्स ऐसे करके आपको बढ़ाना पड़ेगा और इसको हम लोगों को लाना पड़ेगा योगा। तो आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल का सब हॉस्पिटल्स में योगा सेंटर खुल गया है, गांव में भी चलने लगा है, तो आयुर्वेदा का भी आ गया है, तो वहाँ महिला को जागरूक करके जाना चाहिए और उससे बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है, उसमें एकदम समय नहीं लगता। और डॉक्टर साहब, ये आपने अभी कैंसर की बात करी, तो आजकल 2 कैंसर बहुत अधिक, और महिलाओं में ब्रेस्ट का कैंसर और सर्विक्स का कैंसर, ये दोनों। सर्विक्स के कैंसर की अवेयरनेस भी शायद थोड़ी कम होती है जी। और ब्रेस्ट कैंसर की भी नहीं होती, बिकॉज आपने कहा मेमोग्राफी करने के लिए, पर मेमोग्राफी भी हर कोई नहीं करता, तो ब्रेस्ट उसको कैंसर कैसे? के लिए सेल्फ असेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। उसको और समय समय पे महिला को बताया जाता है किताबों में, जी। उसमें कई जगह मेडिकल हाँ, उसमें निकलता दिखा देता है, You आप can पाल्पेट feel the करते हैं, lump. आप अपने लम्प को फील करिए हर एंगल पे, आगे पीछे आगे हर तरफ, दोनों ब्रेस्ट में फील करिए। अगर जरा भी आपको एबनॉर्मल गांठ महसूस हो रहा है, जी। पेन नहीं होता है, ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल 90% पेनलेस होते हैं, जी। तो उसमें आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है कि मेरे को एक गांठ दिख रहा है, आप रूल आउट करिए, देखिए कि क्या है नहीं है। उसके बाद अगर डॉक्टर को सस्पेक्ट होता है तो मैमोग्राम कराना पड़ेगा आपको। अगर गांठ कैंसरस निकलता भी है तो बहुत घबराने की बात नहीं होती है। ब्रेस्ट कैंसर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा इलाज है, और अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो क्योर हो जाता है सर्जरी से, रेडियो से, एंड कीमो ज़्यादा एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होता है तो दिक्कत होती है, लंबा ट्रीटमेंट चलता है। एंड कैंसर सर्विक्स भी टूडेज डेज इज़ वेरी कॉमन इन इंडियन लेडीज़। जी। तो इसमें एक ज़माने में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो कहा जाता है कि राइस ईटर्स में इट्स वेरी कॉमन, और जिसके बहुत मल्टीपल पार्टनर्स हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है, एंड लाइक वो सब अभी भी हैं, दिस फैक्टर्स आर स्टिल देयर, लेकिन लो इम्यूनिटी और ख़राब हाइजीन, बैड हाइजीन, और इसकी वजह से भी precipitate करता है। But these are not the only causes, there are so many other causes. Cause is unknown, basically the cause का unknown है। इससे कैंसर के कॉज ही अननोन है, कभी भी हो। हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ब्रेस्ट जेनेटिक भी हो सकता है। और इसके सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन्स बहुत अच्छे आ गए हैं, HPV वायरस का, तो 9 ईयर्स से लेके आइडियली 25 साल तक सबसे अच्छा है। जी। शादी के पहले, जब तक लड़की नाली पैरस है, शादी नहीं हुई है, उसके पहले अगर आपको इंजेक्शन लग जाता है देन इट्स मोर इफेक्टिव। अच्छा। तो वो आजकल लग रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री लग रहा है, पहले तो बहुत महंगी आती थी ये वैक्सीन, पर आजकल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होने लगा है HPV सर्वाइकल वैक्सीन। एंड फिर उसका भी वही है, पैप स्मीयर कराइए जी, अल्ट्रासाउंड सबसे पहले, अल्ट्रासाउंड एंड देन पैप स्मीयर एंड देन बायोप्सी, अगर कुछ है तो स्टेजिंग पता चल जाती है। तो ये जो कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, क्या इसके लिए जो आपने कहा जो वैक्सीनेशन है या टीका लगता है, वो क्या वृद्ध महिलाओं को भी लगता है? नहीं, 9 से 25 बस उतने में आइडियल एज है। हाँ, बस उसी में लगेगा। HPV वायरस अभी तक हाँ तभी आइडियल है। हाँ। अब वैसे तो आजकल कुछ नया भी रेजिम आया है कि लगा सकते हैं, लेकिन वो दैट इज आइडियल कंडीशन है, उस वक्त लग जाए। तो ये अवेयरनेस भी अगर हो जाए, ये अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाया है, फ्री वैक्सीन्स कर दिया है। अच्छा।
स्कूल के सारे बच्चे आके लगवा रहे हैं क्यों लगा करके। हाँ, तो प्रिवेंशन भी वही है, जो रीजंस हैं वही हाँ। प्रिवेंशंस भी हैं डॉक्टर साहब बस इसके, बस कि मल्टीपल हाँ। पार्टनर्स ना हो, हाँ, हाइजीन हाँ, रखें, बस बेसिकली हाँ, यही। बेसिकली। और फिर अच्छा न्यूट्रिशन एंड डाइट तो इम्पोर्टेंट है ही हाँ, है। इम्यूनिटी और अपनी हाँ, और बूस्ट करें। हेल्थ तो बोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल एंड मेंटल। और फैमिली सपोर्ट भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर से ज़्यादा सेल्फ सपोर्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आज के डेट में एक वुमेन एम्पावरमेंट में औरत घर संभाल सकती है, घर का सब कुछ कर सकती है, तो अपने आप को क्यों नहीं संभाल नहीं, सकती? बिल्कुल बिल्कुल। उसको अपने आप ही संभालना चाहिए। डॉक्टर साहब, तो जो आज आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप जो समस्त महिलाओं को, स्पेशली जो औरतें जो वृद्ध हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनरल हेल्थ के लिए? तो सबसे पहले तो मैं ये जागरूक करना चाहूँगी कि आप अपना हेल्थ चेकअप समय समय पर करवाएं। जी। दूसरा कि अपनी जीवन शैली को अच्छा करें। ये ना सोचें कि हम वृद्ध हो गए हैं तो अब हमारी ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़रूरत परिवार से लेके, समाज से लेके पूरे जी। देश को है। तो आपको अपने आप को सही रखना बहुत ज़रूरी है। उसको ठीक रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को खुश रखें। खुश रखने के लिए आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, डांस करिए, नाचिए। एक हमारे यहाँ एक कहावत है, ढोल, DHOL। ओह। डी होता है डायबिटीज़, O इज़ ओबेसिटी एंड H is H हाइपरटेंशन एंड L इज़ लिपिड, जी। लिपिड प्रोफाइल। तो इस एज में आकर के ये सब चीज़ें प्रेसिपिटेट होने लगती हैं और मोटापा आने लगता है, जी। शुगर की बीमारी हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है और लिपिड प्रोफाइल इतना ख़राब हो जाता है कि फैट होने लगता है, फैट स्पेशली वेस्ट रीजन में, जी। लोअर पार्ट में डिपॉजिट होने लगता है। अगर आप एक्टिव हैं, यू आर डूइंग अच्छा काम, क्रिएटिव काम कर रहे हैं आप जी। और एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, बच्चों ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ ही खेलिए आप। जी। नहीं है तो स्कूल में, पार्क में बच्चों के साथ खेलिए, पेट्स के साथ करिए, प्लांट्स लवर बनिए। ये सब करने से एक गुड हार्मोन होता है, एंडोर्फिन सिक्रेट होता है जी। पूरे बॉडी में। तो आपका जो ड्राइनेस एंड जो स्किन में खिंचाव और जो भी चेंजेस हो रहे हैं ओल्ड एज के, वो सब भी कम होने लगते हैं। अच्छा। और आप अच्छे खुश होके और एक्टिव होके जी सकते हैं लंबे दिनों तक। एवरेज एज ऑफ द इंडियन महिलाओं का 70 to 72 है इंडिया जी। में। तो इसको हम 80-90 कर सकते हैं अगर हम अच्छे से फॉलो अच्छा। करें, डाइट के साथ साथ। फ्रूट्स खाएं, हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं और हेल्दी माहौल में रहें। थैंक यू डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हम लोगों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आज के इस अच्छे सेशन में जिसमें मुझे महिलाओं को जागरूक करने का मौका मिला और इसका मौका रचना मिश्रा जी ने मुझे दिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।